नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में पुतिन ने नया टारगेट सेट कर लिया है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि जून में ही ज़ेलेंस्की को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन का एक डार्क सीक्रेट बताया जा रहा है, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे खतरनाक बवंडर तो किम जोंग उन के खिलाफ तैयार हो रहा है। आज कच्चा चिट्ठा में यूक्रेन से लेकर किम जोंग तक युद्ध की बहुत ही खतरनाक तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किम जोंग के खिलाफ बन चुका नया चक्रव्यूह, जिसका प्लान 24 घंटे के अंदर ही तैयार किया गया है। एशिया का एक सीक्रेट एयरबेस, और यहाँ टारमैक पर निकलता है वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट जिसे दुनिया F-35 के नाम से जानती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 और 5 F-35 स्टेल्थ जेट टेक ऑफ के लिए तैयार हैं और फिर पहला F-35 उड़ान भरता है। एक के बाद एक सभी टेक ऑफ करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट हैं जो यूएस एयर फोर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन पर हैं। इसके बाद बारी आती है अमेरिका के F-16 की, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। ये भी एक साथ टारमैक पर टहलते हुए निकलते हैं और फिर F-16 की उड़ान भी शुरू हो जाती है। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट साथ में कर क्या रहे हैं? ठहरिए, यहां तो दक्षिण कोरिया के F-15 भी हैं, जो अमेरिका में बना बहुत ही खतरनाक डॉग फाइटर माना जाता है। और एक दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 हैं। ये भी एक साथ एक तेजी से टेक ऑफ कर जाते हैं। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन एक साथ क्या करने जा रही है? तो देखिए आसमान में वो तस्वीर जो दुनिया की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन कही जा सकती है। एक साथ कितने जहाज हैं ये आप शायद गिनकर थक जाएं। इसलिए ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें F-15 भी है, इसमें F-16 भी है, इसमें F-35 भी है। ये फॉर्मेशन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। जिसके आसमान की तरफ ये फॉर्मेशन बढ़ेगी उसको तो दिन में तारे ही नजर आएंगे। आसमान में इतने जहाज एक साथ, और वो भी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की ये फॉर्मेशन उड़ान किसी भी एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो इनसे टक्कर ले कि नहीं। अब देखिए इस ग्रुप वाली उड़ान की विक्ट्री फॉर्मेशन कैसी है। ये मैसेज किसको है? अगर इसे आसमानी धमकी माने तो ये धमकी किसे दी जा रही है? आखिर एशिया के आसमान में किसको डराया जा रहा है? कुल मिलाकर 20 फाइटर जेट्स ने ये उड़ान भरी, जिसमें 16 जहाज दक्षिण कोरिया के थे, जिसमें F-35 और F-15 थे, जबकि अमेरिका की तरफ से F-16 शामिल हुए।
ये तीनों बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं और इनकी उड़ान का सबसे बड़ा मकसद था उत्तर कोरिया। क्योंकि किम जोंग उन को डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कमर कस ली है। किम जोंग की न्यूक्लियर ड्रीम को बैकफुट पर लाने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है इसको। अमेरिका की उप विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के दौरे पर किम जोंग उन के लिए बाइडेन का क्या मैसेज लाई है, बहुत गौर से देखिएगा। Any nuclear test would be in complete violation of UN Security Council resolutions. There would be a swift and forceful response to such a test because, as the International Atomic Energy Agency itself has said, there is concern that they may conduct a nuclear test. This would be very destabilizing to the world's security, and I believe that not only the ROK in the United States and Japan, but the entire world will respond in a strong and clear manner. आखिर किम जोंग उन ने कौन सा बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि इस वक्त एशिया का ये हिस्सा बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आने लगा है। हालात कितने गंभीर हैं, क्यों परमाणु बम की बात हो रही है और क्यों उसे रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने जंगी जहाज के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। क्योंकि तनाव आसमान से ज्यादा जमीन पर है। फाइटर जेट वाली एक्सरसाइज से 24 घंटे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने क्या किया, वो भी देखिए। ये टैक्टिकल मिसाइल लॉन्च है। अब गिनिए कितनी मिसाइल दागी गई। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी, पांचवी मिसाइल, छठी और ये सातवीं मिसाइल और आठवीं मिसाइल। टेक्निकल मिसाइल का ऐसा एक एक लॉन्च किम जोंग उन को डराने के लिए किया गया, क्योंकि इससे पहले किम जोंग उन ने भी ऐसी ही मिसाइल एक्सरसाइज करके पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया था। उत्तर कोरिया ने 5 जून को 35 मिनट के अंदर 8 मिसाइलें फायर की थी और ये सीधे सीधे दक्षिण कोरिया के साथ जापान और अमेरिका को भी धमकी थी। इस इमरजेंसी हालात पर बाइडेन को आइडिया आया और उन्होंने फौरन दक्षिण कोरिया की लीडरशिप को फोन करके कहा कि जल्दी से टैक्टिकल मिसाइल को टेस्ट किया जाए। The United States harbors no hostile intent towards the DPRK. We continue to urge Pyongyang to cease its destabilizing and provocative activities and choose the path of diplomacy. The United States and the ROK continue to share the goal of achieving the complete denuclearization of the Korean Peninsula, and we will work together to respond forcibly to any provocations by the DPRK. अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टैक्टिकल मिसाइल छोटी दूरी पर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ वार कर सकती है। यही अमेरिका किम जोंग उन को बताना चाहता है। ऐसी हर एक्सरसाइज किम जोंग उन के न्यूक्लियर ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए की जा रही है। अगर उत्तर कोरिया एक और परमाणु परीक्षण करता है तो ये 2006 के बाद उसका 17वां टेस्ट होगा और सितंबर 2017 के बाद पहला टेस्ट होगा। 2017 में उत्तर कोरिया ने थर्मो न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने का दावा किया था, जिसे उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगाने के लिए तैयार किया है। इस वक्त डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि किम जोंग ने सिर्फ 2022 में पहले 5 महीनों के अंदर ही 18 बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट कर ली हैं। 만에 하나 북한이 핵 실험을 실시한다면 우리는 미국과 공조하여 국제사회와 공조하여 북한에 대한 추가적인 제재를 검토할 수밖에 없을 것이며 그와 더불어서 한미
방위 태세 차원에서의 추가적인 조치도 고려할 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드립니다. किम जोंग से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी साथ आ गया है। किम जोंग के लिए ये बहुत फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि तीनों देशों ने किम जोंग के आसपास बड़ा पहरा बैठाने के हर विकल्प को तैयार कर लिया है और आजमाना भी शुरू कर दिया है। आपने किम जोंग के परमाणु वाले सपने को खत्म करने के लिए जमीन वाला ऑप्शन तो देख लिया। आपने किम जोंग के न्यूक्लियर अड्डों के खिलाफ आसमानी गठबंधन भी देख लिया। अब देखिए कि समंदर में किम जोंग का प्लान नाकाम करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर कोरिया को धूल चटाने वाला बहुत ही बड़ा मोर्चा बनता जा रहा है। टैक्टिकल मिसाइल फायर करने और मल्टी फॉर्मेशन में फाइटर जेट्स को उड़ाने से पहले जापान के करीब इस बड़े युद्धाभ्यास ने किम जोंग को भड़का दिया था और इसी के बाद उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करने वाला बड़ा खौफ दिखाने की कोशिश की थी। ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन है, जो अमेरिका के 7वें बेड़े का फ्लैगशिप है। 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक है। इसके साथ ही लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है दक्षिण कोरिया का हेलीकॉप्टर कैरियर मराडो, जो 14,500 टन का एक जहाज है। ये ड्रिल कैरियर बैटल ग्रुप एक्सरसाइज का हिस्सा है और इस वक्त ये जापान के ओकिनावा से आगे बढ़ते हुए प्रशांत महासागर में अमेरिकी मिलिट्री बेस हवाई की तरफ जा रहा है, जहां इससे भी बड़ी एक्सरसाइज में ये शामिल होंगे। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया को हैरान करती हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है? क्योंकि एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वालों के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज एक बड़े मिशन पर निकल चुका है। इस युद्धाभ्यास का टारगेट कौन है, चीन या उत्तर कोरिया? इन लड़ाकू विमानों को देखकर किसी भी नौसेना के होश फाख्ता हो जाएंगे। अब तक बैकफुट पर खेल रहे बाइडन के आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नेवल पावर है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है। इसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे न रूस ठहरता है और न ही चीन, तो उत्तर कोरिया की क्या हैसियत? अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पैसिफिक ओशियन में सक्रिय रहेगा, शी जिनपिंग और किम जोंग उन के अंदर दहशत रहेगी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जाता है। तैरता हुआ ये एयरबेस इस वक्त एक नए मिशन पर है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। जापान के योकोसुका में तैनात अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी हमेशा तैयार रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। इसलिए एशिया में अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है, उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। ये पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है। इसमें न उत्तर कोरिया पीछे रहना चाहता है और न ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि चंद मिसाइलों का टेस्ट उसकी कमजोरी समझी जाए। ऐसे में अगर कोई गलत फैसला हुआ तो नौबत परमाणु हमले की भी आ सकती है।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया की फॉर्मेशन को देखकर किम जोंग की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। वैसे धड़कन तो पुतिन और जेलेंस्की दोनों की बढ़ी हुई है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। रूस ने उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिसे पुतिन का ब्लड मून कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुतिन का यह चांद वाला ख्वाब कितना बड़ा है। यूक्रेन के आधे चांद पर पुतिन की नजर। जमीन का ये ऐसा टुकड़ा है जो पुतिन के लिए चांद बन गया है। ऐसा चांद जिसे हासिल करना पुतिन का मिशन बन गया है। पुतिन को यूक्रेन का ये चांद हर हाल में चाहिए, बदले में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। कब्जे की इस जंग में यूक्रेन का ये चांद अभी ब्लड मून बन गया है। पुतिन की जिद के चलते यूक्रेन का ये पूरा इलाका रोज धमाकों के साथ सोता जागता है। यहाँ की युद्ध की तस्वीरें डराने वाली हैं। आखिर पुतिन की नजर यूक्रेन के इस चांद वाले हिस्से पर क्यों टिक गई है? इस इलाके को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए जेलेंस्की ने पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. यूक्रेन का ये टैंक डॉनबास के वॉर फ्रंट पर आता है। मोर्चे पर मौजूद रूस के टैंक पर निशाना साधता है। पहला फायर करता है, दूसरा फायर करता है, तीसरा फायर भी करता है और फिर खुद को रूस की सेना की नजरों से बचाकर दूसरे फ्रंट पर फायरिंग के लिए आगे बढ़ जाता है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें बताती हैं कैसे डोनेस्क में यूक्रेन की सेना रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। डोनेस्क शहर में भारी गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया है। वहीं रूस ने भी अपने हथियारों को तबाह करने की ताक में लगे यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के वार पर यूक्रेन के इस पलटवार का मकसद डॉनबास में कब्जा जमाए बैठे रूस की सेना को पीछे खदेड़ना है। पुतिन के हाफ मून वाले ड्रीम को तार तार करना है। पुतिन का मिशन हाफ मून इस वक्त खूनी चांद बन गया है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओदेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाना है। नतीजा यह है कि खार्किव से ओदेसा तक 815 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि रूस की सेना को जो कामयाबी उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, पुतिन वो कामयाबी दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में चाहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन के मून लैंड पर है, जो पुतिन की सेना के लिए रेड कॉरिडोर बना हुआ है। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन का प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख की फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था, उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। इस जंग में अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर आ चुका है, जहां कब्जे के लिए आमने सामने की लड़ाई है।
हालात ऐसे बन गए हैं कि इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस 10 गुना बमबारी करने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करके रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया और सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। Ситуація на сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію. Саме тримаємо ситуацію. Їх більше. Вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися. रूस से 140 किलोमीटर दूर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन बेकरार है और जेलेंस्की किसी भी सूरत में इसे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब सेवेरोडोनेत्स्क के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, शहर को खंडर बनाने की कोशिश में है, लेकिन जेलेंस्की की सेना पूरा दम लगाकर इस शहर को बचाने में जुटी है। रूस इस शहर को मारियोपोल जैसा करना चाहती है। रूस की फौज डोनबास में हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, हर एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहां कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि यूक्रेन की फौज इस इलाके में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। जंग चौथे महीने में पहुंचने वाली है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल से होते हुए जून में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या हैं, वो बहुत गौर से समझिएगा। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है, उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। पूरब से लेकर दक्षिण तक हिस्सा यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट बना हुआ है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं, लड़ाई डॉनबास की छोटी बड़ी गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोने में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद रूस ने लुहांस्क क्षेत्र के 93% और डोनेट्स्क के 74% हिस्से पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया था तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है, उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखेगा, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है। इस नजरिए से यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो लगता है पुतिन अपना लक्ष्य पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। अब ये समझ लीजिए कि यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं पुतिन। इस मैप को ध्यान से देखिए। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है, इसे समझ लीजिए। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है, तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना पड़ेगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। इसलिए पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा।
लेकिन ज़ेलेंस्की को ऐसा होना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। Потрібно, щоб був безпековий коридор з кораблів, щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам. रूस के हमले बेशक और तेज होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? पुतिन का चांद हासिल करने का सपना पूरा होगा या फिर कीव पर कब्जे की तरह ये भी अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? पुतिन और ज़ेलेंस्की का डार्क सीक्रेट, बिल्कुल सही सुना आपने। यूक्रेन में भले ही बम, गोलों और मिसाइल का शोर है, लेकिन इस युद्ध की रणनीति को पुतिन और ज़ेलेंस्की अपने वॉर रूम में बहुत ही खामोशी के साथ बनाते हैं। इस युद्ध को लेकर अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, उसे लेकर कुछ नई और खुफिया बातें पता चली हैं। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन ने ऐसी क्या बात छुपाई है जो ज़ेलेंस्की भी जानते हैं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने कबूल लिया है कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है, लेकिन पुतिन अभी भी खामोश हैं। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के 1.25 यूक्रेन युद्ध। छह घंटे में कीव पर हो गया होता रूस का कब्जा। 7 घंटे में पुतिन ने बजा दिया होता विजय का बिगुल। आठ घंटे में रूसी फौज यूक्रेन से कूच कर चुकी है। 9 घंटे में सारी दुनिया जान चुकी होती पुतिन ने यूक्रेन को परास्त कर दिया। 10 घंटे में बाइडेन टू बोरिस जॉनसन मैसेज पहुंच गया होता। 11 घंटे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिंदा बच गए। रूस यूक्रेन महायुद्ध 100 दिनों से ज्यादा चलता ही नहीं अगर ज़ेलेंस्की को रूस की फौज ने युद्ध के पहले ही दिन दबोच लिया होता, उनकी हत्या हो गई होती। ये सभी बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बता देते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी हर रणनीति को छुपा जाते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। रूसी फौज ने किस तरह कीव के राष्ट्रपति भवन में ही ज़ेलेंस्की को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, इसका राज खुला है। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने दावा किया है कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूस के सैनिक कीव में दाखिल हुए, वो हर हाल में ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ना चाहते थे। 2 बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति के गार्ड ने परिसर को सुरक्षित करने की कोशिश की। उस रात से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसी चीजें देखी। जल्दी ही ये साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की टारगेट थी और राष्ट्रपति कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। ज़ेलेंस्की के सुरक्षा अधिकारी ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की रूसी सेना की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुनाई है, हूबहू वैसे ही जैसे उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध से जुड़ी सभी जानकारी दुनिया को बता देते हैं।
लेकिन पुतिन हैं जिनके दफ्तर के पत्तों की सरसराहट भी दुनिया सुन नहीं पाती। 69 साल के पुतिन पिछले 3.25 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने देश और अपनी सेना की कमान संभाले हुए हैं। रूस भले ही अब तक निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया हो, लेकिन पुतिन की सीक्रेट पावर से दुनिया के बड़े बड़े देश अब भी घबराए हुए हैं। यूक्रेन की हर कमजोरी दुनिया के सामने आ जाती है, लेकिन रूस के कमजोर नस को पुतिन बहुत ही चालाकी से पर्दे से ढक देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने फ्लैगशिप मॉस्कोवा की तबाही से जुड़े सच को समंदर की अतल गहराइयों में ले जाकर शिप के साथ ही दफन कर दिया है। दावा है कि यूक्रेन के हमले में तबाह हुए मॉस्कोवा शिप को किनारे लाया जा रहा था, लेकिन शिप को साहिल मिलती उससे पहले ही बीच रास्ते में मॉस्कोवा समंदर में समा गया। लेकिन रूस के दावे से अलग पश्चिमी देशों को अंदेशा है कि ऐसा पुतिन के इशारे पर हुआ है, क्योंकि मॉस्कोवा के डूबने के साथ साथ उसकी कमजोरी और उससे जुड़ा रहस्य भी अब समंदर में समा गया है। 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के फ्लैगशिप मॉस्कोवा पर मिसाइलों से हमला किया। रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने बीच समंदर में मॉस्कोवा पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया, और जब ये मिसाइलें रूस के वॉरशिप मॉस्कोवा से टकराई तो जहाज में आग के शोले उठने लगे। देखिए नेपच्यून मिसाइल कैसे कोस्टल डिफेंस के रूप में दागी जाती है। मॉस्कोवा एक मिसाइल क्रूजर था और ये ब्लैक सी फ्लीट में रूस का कमांड सेंटर के तौर पर मशहूर था। 1979 में लॉन्च हुआ मॉस्कोवा स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर था, जिसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को पर रखा गया था। ये 600 फुट लंबा वॉरशिप था। 12,500 टन के वजन के साथ ये ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता था। करीब 500 नौसैनिकों और अफसरों के साथ ही ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक था। साल 2000 में मॉस्कोवा को नए विपन सिस्टम से लैस किया गया था। 20,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करने वाले मॉस्कोवा पर कई खतरनाक हथियार मौजूद थे, जिसमें वुल्कैन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी मौजूद थी और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी। इसमें लगी 130 मिलीमीटर की गन AK-130 से हवाई टारगेट्स को खत्म किया जा सकता था। ये 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और 15 किलोमीटर की रेंज में विमान को निशाना बना सकती थी। करीब 1.5 महीने के बाद मॉस्कोवा शिप के साथ समंदर में समा गए 20 साल के रूस के नौसैनिक के पिता का बहुत ही सनसनीखेज दावा सामने आया है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें रूस के नौसैनिक के पिता का हवाला देकर लिखा गया है, क्रेमलिन ने जानबूझकर काला सागर फ्लैगशिप को डुबो दिया ताकि यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइलों के साथ क्रूजर पर हमला करने के बाद आपदा से जुड़े सच पर पानी फेरा जा सके। रूस का मॉस्कोवा वॉरशिप 40 साल से ज्यादा पुराना था, लेकिन यह नाटो के लिए ब्लैक सी में बड़ा खौफ माना जाता था। लेकिन जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ। नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के राडार से बचाने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है।
जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वारशिप का क्लोज इन वेपन सिस्टम ही इसे आसानी से रोक नहीं पाता और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसा ही रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपककर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह ये मॉस्कोवा के करीब पहुंच गई और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिला कर रख दिया। मॉस्कोवा में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 1 मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है। ये किसी भी वारशिप को मिसाइल से बचाने के लिए आखिरी हथियार होता है, लेकिन AK-630 2 नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे।